यहाँ हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत हम लोग बेसिकली 6 प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। ये 6 प्रमुख नदी के बारे में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे। वैसे प्रायद्वीपीय नदियों में बहुत सारी और भी नदियां हैं, लेकिन प्रमुख जो 6 नदी है जिसके बारे में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह इन्हीं 6 से जो है क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रायद्वीपीय जो वर्ड है इसे मैं थोड़ा आप लोगों को समझा दूँ। बेसिकली यहाँ से ये आपका भारत का मानचित्र है, और भारत का यहाँ से जो ये हिस्सा है ये बेसिकली एक अलग भौगोलिक दृष्टिकोण जो है वो रखता है। इसलिए भारत का जो ये हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं इधर ये एक तरफ पानी है और इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, यानी कि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये स्थल से जो है सटा हुआ है। तो इसलिए इस वाले हिस्से को भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है या प्रायद्वीपीय भारत भी इसे कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग इन्हीं प्रायद्वीपीय हिस्से में जो प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से ये 6 प्रमुख नदी इस प्रायद्वीपीय हिस्से में हैं, इसी को हम लोग इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रायद्वीपीय नदियों में ये जो 6 मुख्य नदी हैं इसमें से थोड़ा अंतर है। इसमें से अंतर ये है कि ये जो आप गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, पहले ये 6 नदी जो है ये जो आप भारत का ये जो पश्चिमी तट देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समुद्र से जो सटा ये हिस्सा है इसे तट कहा जाता है, और ये भी तट है। तो ये आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। तो बेसिकली ये 6 नदी जो है इन्हीं पश्चिमी तटों से जो है वो निकलती है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। पहले आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझा दूँ, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। जैसे यहाँ आप ऊपर की जो ये 4 नदियाँ देख रहे हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये 6 नदी ये पश्चिमी तट से निकलती है और ये इधर पूर्व की तरफ बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी यहाँ आपका है, यहाँ आकर के जा गिरती है। ये चारों नदी गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, और ये चारों जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि ये जो नर्मदा देख रहे हैं और ये ताप्ती, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, ये पश्चिमी तट से ही निकलती है, लेकिन ये इधर ही यानी कि पश्चिमी तट से निकल कर के पश्चिम की ओर बहती हुई ये अरब सागर में जा गिरती है। तो ये बेसिकली 2 अंतर होता है कि इसमें से 6 नदी में से 4 नदी जो है हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और 2 नदी यानी कि नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम से निकलकर ये अरब सागर में जा गिरती है। जबकि पश्चिमी तट से ही इन 6 नदियों का जो है उद्गम स्थल होता है। तो इसलिए प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटकर यदि हम लोग पढ़ें तो बड़ी सुविधा होती है हम लोगों को आसानी से समझने में। तो इसलिए हम लोग भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जैसे कि यहाँ जो ये 4 नदी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा रहेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती। तो बेसिकली ये 6 नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंतर बताऊं तो ये जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये चारों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि ये जो आपका नर्मदा और ताप्ती है ये अरब सागर में गिरती है, लेकिन ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये कुछ बेसिक कुछ अंतर है। तो इसे हम लोग बांट कर यदि पढ़ें तो बड़े ही आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रहा पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले गोदावरी नदी को, तो इसमें सबसे पहले हम लोग गोदावरी द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नदियों के बारे में 2-3 चीज़ें जो है वो जाननी ज़रूरी होती है। यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो नदियाँ आखिर कहाँ से निकलती है और वो किन किन जगहों से होकर के गुजरती है, और फिर वो अंत में कहाँ समा रही है, यानी कि अंत में वो कहाँ जा कर के गिर रही है या मिल रही है। तो जैसा कि हम लोग गोदावरी नदी के बारे में सबसे पहले जानें
तो इसका उद्गम स्थल जो होता है वो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होती है। यानी कि महाराष्ट्र में जो नासिक ज़िला है यहाँ एक त्र्यंबकेश्वर पठार है और यहीं से जो है गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी कि यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये आपका यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका गोदावरी नदी है और यहाँ से ये इस प्रकार से निकलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ये आपका जो एरिया हो जाता है ये महाराष्ट्र है और इसी जगह आपका महाराष्ट्र का नासिक ज़िला है और इसी के समीप जो है त्र्यंबकेश्वर नामक एक पठार है, यहीं से गोदावरी नदी जो है वो निकलती है। अब हम लोग देखें तो गोदावरी नदी की द्रोणी जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई समा जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र से निकलते हुए ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन भारतीय राज्यों में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में अंत में जा गिरती है और यहाँ ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। वैसे देखा जाए तो गोदावरी नदी की जो लंबाई होती है वो लगभग 1500 किलोमीटर है NCERT के हिसाब से। वैसे लंबाई जो है अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यदि गोदावरी की खास बात ये है कि यदि बात की जाए तो ये जो आप गोदावरी देख पा रहे होंगे, ये जो दक्षिण भारत है, ये जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, यहाँ की ये सबसे लंबी नदी है। वैसे पूरे भारत की लंबी नदी गंगा है और भारत की दक्षिण यदि उत्तर बोला जाए तो आपका गंगा ही होगा, पूरे भारत का बोला जाए तो गंगा ही होगा, लेकिन दक्षिण की बात करें तो आपका गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि भारत की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो आपका गोदावरी भी है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यदि पूछे कि आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो गंगा होगा और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी पूछे तो आपको गोदावरी जो है वो टिक करना है। और यदि आपसे ये पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका गोदावरी ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियों की यदि बात करें तो सबसे अधिक जो लंबा जो अफवाह द्रोणी है वो आपका गोदावरी नदी का ही है। तो इसलिए ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो मानी जाती है। वैसे नोट में आप लोगों को गोदावरी के बारे में एक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी, और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है तो वो आपका गोदावरी भी होगा। वैसे कावेरी और गोदावरी में एक चीज़ें जो है वो आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन होती है। यहाँ देखिए दक्षिणी गंगा सिर्फ बोला जा रहा है तो गोदावरी, यदि यहाँ लग जाता भारत यानी कि दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो वो कावेरी होगा। तो ये भारत का सिर्फ डिफरेंस होता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप क्वेश्चन सही टिक करें। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग अगले नदी द्रोणी के बारे में तो अब हम लोग महानदी द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ महानदी ना कह करके यहाँ द्रोणी के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ हम लोग महानदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों को भी हम लोग देखेंगे, इसलिए यहाँ महानदी द्रोणी कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो महानदी का जो उद्गम है यानी कि ये जो निकलती है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है यहीं के समीप एक धमतरी नामक ज़िला है और इसी ज़िले में एक सिंघावा पहाड़ी है और यहीं से ये नदी निकलती है और फिर उड़ीसा से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा मानचित्र में दिखा दूँ, ये आप भारत का मानचित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, ये आपका महानदी है, ये यहाँ से इस प्रकार से निकलते हुए ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिर रही है। ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है और इसके जस्ट बगल में आपका जो है उड़ीसा है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ हम लोग द्रोणी की बात कर रहे हैं, तो वैसे मुख्य धारा जो महानदी की है वो तो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन कुछ इसमें छोटी छोटी नदियाँ जो है इधर से भी आती है, तो इसलिए हम लोग महानदी द्रोणी बोलते हैं। आगे वही लाइन कहा जा रहा है कि महानदी की अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। यानी कि इसकी जो महानदी की जो द्रोणी है, यानी कि इसका बहुत सारा छोटा छोटा ब्रांच है, जो कि आपका महाराष्ट्र में भी पड़ता है, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी, और इस तरह से ये 4 जो प्रमुख राज्य हैं भारत के, यहाँ इसकी द्रोणी जो है वो महानदी की पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। यानी कि छत्तीसगढ़ से जो बहते हुए लास्ट में ये उड़ीसा जो राज्य में प्रवेश करती है, यहीं के एक कटक शहर में ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। वैसे नोट में आप लोगों को एक ध्यान में रखना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है, और ये महान नदी पर ही बनाया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, तो वो महानदी पे है। और विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो हीराकुंड बांध है। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे याद रखने के लिए आप यहाँ एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ हीराकुंड है। यदि किसी को भी हीरा मिले तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, महान बन जाएगा। तो इसलिए महानदी याद रखिएगा, हीराकुंड बोले तो महानदी। तो शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अगली नदी जो है वो हमारा कृष्णा नदी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि ये नदी जो है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबालेश्वर के निकट से एक स्रोत से जो है वो निकलती है, और फिर यह 1400 किलोमीटर जो है बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ मानचित्र में भी दिखा दूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका कृष्णा नदी है, ये आपका पश्चिमी घाट हो जाता है, और इसी जगह आपका महाराष्ट्र राज्य है। और यहाँ से इस प्रकार से ये नदी जो है वो बहते हुए यहाँ से फिर ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो ये आप शायद समझ गए होंगे। अब अगला है कि इसकी द्रोणी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। यानी कि वैसे देखा जाए तो कृष्णा नदी की जो द्रोणी है, यहाँ द्रोणी की बात कही जा रही है, तो ये महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। ये आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, वैसे ये रटने की उतनी ज़रूरत है नहीं। अब कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वैसे हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है या बड़ी नदी जो है, बड़ी बोले या लंबी बोले दोनों एक ही बात है, वो गोदावरी नदी है। और कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपका कृष्णा हो जाता है। अब आप लोगों को एक ध्यान में रखना है कि कृष्णा नदी पर एक डैम है, यानी कि बांध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा भी सकता हूँ। ये आपका कृष्णा नदी हो जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका नागार्जुन सागर बांध जो है वो लिखा गया है, और इस तरह से यहाँ बना हुआ है। तो नागार्जुन सागर बांध यदि पूछे कि किस नदी पर जो है वो बनाया गया है, तो आप कृष्णा नदी जो है वो टिक करिएगा। शायद आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो हमारी आखिरी नदी है वो है कावेरी द्रोणी। तो हम लोग अब कावेरी नदी को देखते हैं। तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यानी कि कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक जो राज्य है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका जो है यहाँ इस जगह कर्नाटक राज्य पड़ता है, और यहीं के कुर्ग जिले से ये एक पहाड़ी है, और यहीं से कावेरी नदी जो है इस प्रकार से निकलती है, और फिर ये अंत में जाकर ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख सकते हैं। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य के कहाँ से निकल रही है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल रही है, और फिर कहाँ जाके ये गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अब कावेरी नदी की जो द्रोणी है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन 3 राज्यों में जो है वो विस्तृत है, यानी कि फैली हुई है कावेरी नदी की द्रोणी। यानी कि बहुत सारा जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिलती है, तो उसको सबको सम्मिलित रूप में हम लोग कावेरी द्रोणी बोलते हैं। तो इसलिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो कावेरी
की जो लंबाई होती है वो 760 किलोमीटर है NCERT के हिसाब से। अब यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। यानी कि कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, इसे सदाबहार नदी भी कहा जाता है। सदाबहार इसलिए क्योंकि इसमें पूरे वर्ष यानी कि सालों भर जो है वो पानी हमेशा इसमें मौजूद होता है। तो ये इसकी एक खास बात है और इस वजह से ही कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पीछे हमने जाना था कि दक्षिणी गंगा जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो आपका गोदावरी है, लेकिन यहाँ भारत जो है आ गया है, तो दक्षिण भारत की गंगा बोले तो आपको कावेरी टिक करना है। तो ये सिर्फ भारत का अंतर हो जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियां में हम लोग दो ही नदी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नर्मदा नदी को देखेंगे और सबसे पहले नर्मदा नदी में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होती है। यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ एक अमरकंटक की पहाड़ी है और यहीं से जो है नर्मदा नदी बहती है। मैं आप लोगों को मानचित्र में भी दिखा दूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका इस जगह पड़ता है नर्मदा नदी और इस जगह ही आपका है मध्य प्रदेश और यहीं के अमरकंटक पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है और फिर अरब सागर में जा गिरती है। तो आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो वो अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब यह पश्चिम की ओर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से बहती है। अब इसे आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझे तो आसानी होगी। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो बीच का है इस जगह आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक आपका ऊपर में पड़ता है सतपुड़ा और नीचे आपका है विंध्याचल और इसी के बीच से आपका नर्मदा नदी जो है इस तरह से बहती हुई ये अरब सागर में जा गिरती है। तो इसका जो सकरा जो पहाड़ी का जो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका जो सकरा एक भाग होता है उसी के बीच से ये निकलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये भ्रंश घाटी में जो है बहती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, तो वो आपका नर्मदा हो जाता है। अब नर्मदा की द्रोणी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात ये दो राज्यों में नर्मदा की द्रोणी जो है वो फैली हुई है। अब देखिए नर्मदा की एक खास बात ये है कि जैसे हम लोग बंगाल की खाड़ी में 4 नदियों के बारे में जो पढ़े हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, वो चारों नदियाँ जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण, जिसे इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है, इसका निर्माण करती है। यानी कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा जो है वो नहीं बनाती, किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है। तो मैं आप लोगों को ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी के बारे में अगले पेज पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखिएगा कि कौन सी नदी जो है ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वो नर्मदा नदी। वैसे आगे जो हम लोग अरब सागर में गिरने वाली ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे वो भी ज्वार नदमुख और एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी उधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी भी नदी के द्वारा जो है इस प्रकार का जो है स्थलाकृति यानी कि निर्माण जो है वो नहीं किया जाता है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम लोग नोट में एक चीज़ जानेंगे कि यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। वैसे देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका गोदावरी है और दूसरी सबसे लंबी कृष्णा है। लेकिन यहाँ हम लोग अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी को जान रहे हैं, तो ये आपका नर्मदा हो जाता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप नर्मदा टिक कीजिएगा। और पूछे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो आपका गोदावरी हो जाएगा। और ओवरऑल ये बोले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपका गोदावरी ही होगा। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, आप थोड़ा सा इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग सेपरेट में ज्वार नदमुख को समझते हैं कि आखिर ये ज्वार नदमुख क्या होता है।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्वार नदमुख जो है इसे अंग्रेजी में एस्चुरी कहा जाता है। बेसिकली ये नदियों द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति होती है, इसे ही हम लोग ज्वार नदमुख कहते हैं। तो आप लोग यहाँ इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ज्वार और नदमुख, यानी कि इसका यदि कहा जाए तो यह जब किसी नदी का मुहाना जलमग्न होता है तथा वहाँ सागरीय लहरों एवं धाराओं द्वारा नदी के निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाता है, तो ऐसे में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है एवं नदी सीधे समुद्र में समा जाती है। इस संरचना को ही एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। आप इसको सिंपल में ऐसे समझिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बता रखा है कि जैसे यहाँ से ये इस प्रकार से नदी कोई भी बह रही है तो वो अपने साथ जो है कि बहुत सारे पत्थर, मिट्टी, गाद जो है वो साथ में लाती है, और अंत में जब ये समुद्र में गिरने लगती है, समाने लगती है, तो वो सारी मिट्टी जो है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं समुद्र के ऊपर जो है छोड़ देती है। यदि इस प्रकार से समुद्र के ऊपर वो जो भी गाद लाती है, जो भी अपने साथ अवसाद को लाती है, यहाँ यदि छोड़कर इस तरह का स्थलाकृति यदि बनता है तो इसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप ये जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ देख रहे हैं, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये जो है एक तरह से भ्रंश घाटी में बहती है और पठारी भाग में से होते हुए बहती है, और ये काफ़ी ऊंचे स्थानों से जो है ऊपर से जो है समुद्र में गिरती है। जैसा कि मैं आप लोगों को यदि दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका नर्मदा नदी है, और इस जगह जो खाड़ी है, यहाँ इस जगह आपका खंबात की खाड़ी पड़ता है, और यहाँ से ये ऊंचे पठारों से होकर के इस तरह से अरब सागर में जा गिरती है। तो इसके साथ जो है क्या होता है कि ये अपने साथ जो भी, एक तो ये पहले आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि अरब सागर में जो गिरने वाली नर्मदा और ताप्ती है, ये सारी नदियां जो है काफ़ी एक तो छोटी होती है, और इसमें उतना जो गाद वगैरह होता है, मिट्टी वगैरह होता है, पत्थर, ये सारी चीज़ें उतना ये ज़्यादा नहीं ला पाती है। एक तो ये कम लाती है, और ऊपर से बड़े ऊपर के पठारों से होकर के ऊपर से गिरती है। तो इस वजह से महासागरों में या समुद्रों में जो ज्वार उठता है, यानी कि जो लहरें उठती है, उसके द्वारा जो भी थोड़ा बहुत मिट्टी होता है, ये समुद्र के पानी ज्वार के माध्यम से ये इसे क्या करता है, बहा ले जाती है। यानी कि इसके ऊपर एक तरह से आपको पानी ही दिखेगा जैसे ही समुद्र में ये मिलने लगती है। तो इस तरह से जो स्थलाकृति बनती है समुद्र में, इसे ही ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जब किसी नदी का मुहाना यानी कि ये जब समुद्र में मिलने लगती है तो जलमग्न हो जाता है, यानी कि ज्वार के माध्यम से समुद्र का पानी जो है इसके ऊपर आकर के इसे पूरा जो है एक तरह से ढक देता है, तथा वहाँ सागरीय लहरों एवं धाराओं द्वारा नदी को निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाता है। यानी कि निक्षेपित का मतलब हुआ इसे जो है इस तरह से बहा इधर ये समुद्र में ही मिला लेती है। तो ऐसे में तो डेल्टा का निर्माण होगा नहीं, तो इसलिए इसे एक जो है नाम दे दिया गया है जिसे हम लोग एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ज्वार का मतलब हुआ था कि ज्वार के द्वारा ये स्थलाकृति नदी के मुहाने पे यानी कि बनाया जाता है, तो इसलिए इसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है सिर्फ कि ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया जाता है, तो वो आपका नर्मदा नदी हो जाता है, और ताप्ती नदी के द्वारा भी किया जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अगली जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो हमारा तापी या ताप्ती नदी है। तो अब हम लोग इसे देख लेते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में स्थित मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। तो ये जो ताप्ती नदी है ये भी आपका मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यहीं से निकलती है, और यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये आपका इसी जगह ताप्ती नदी है। ये नर्मदा से काफ़ी छोटी होती है, और ये भी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से निकलती है, और इस प्रकार से बहते हुए ये अरब सागर में जा गिरती है, और ये भी ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण जो है वो करती है। तो अब इसकी द्रोणी जो है वो कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भारत के 3 प्रमुख राज्यों में ताप्ती नदी की जो द्रोणी है वो पाई जाती है। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, वैसे तो मैं पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में गिरने वाली 2 ही नदियों के बारे में बताया। वैसे देखा जाए तो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, सारावती,
भारत पूजा, जिसे भरत पूजा भी कहा जाता है, काली नदी, ज्वारी नदी, मांडवी नदी, पुम्बा, पेरियार, ये सभी नदियां जो हैं वो पश्चिम की तरफ ही बहती है और अरब सागर में जा गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती के अलावा आप ये नदियों को भी ध्यान में रखिएगा जो अरब सागर में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जा गिरती है। तो बेसिक हम लोग एक रिकॉल करें तो बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, वो डेल्टा का निर्माण करती है। और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ होती है, जैसे कि ताप्ती और नर्मदा, इसके द्वारा किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको इन नदियों के बारे में ध्यान में रखना है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।